हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग वेव ऑप्टिक्स के काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखे थे, की पॉइंट्स देखे थे। हम लोग इंटरेस्टिंगली एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ डिराइवेशंस है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट रेगुलरली आता है। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 10 ईयर्स में तो 6-7 बार आपको मिला होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी इसका फुल पार्ट आता है तो कभी इसका पार्ट आता है। एनीवे, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, लाइट के बारे में, वेव के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। लाइट इज ए वेव, हियर इज ए थ्योरी कॉल्ड हाइजेंस थ्योरी, बड़ा पॉपुलर थ्योरी है। ये थ्योरी को मैं तो लिखूंगा अभी, लेकिन आपको एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, आप ये मीनिंग को 2-4 स्टेटमेंट में लिखना है। सपोज मैं इसको भी प्रेजेंट कर रहा हूँ 6-7 स्टेटमेंट में, आप चाहे तो एग्जाम में 3-4 स्टेटमेंट में लिख सकते हो, क्लबिंग द स्टेटमेंट्स ऐसे करके मीनिंग को लिखना है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, तो लेट मी राइट एवरीथिंग हियर एंड यू विल बी एबल टू फॉलो। पॉइंट नंबर 1 क्या है? थिंग्स आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए ज्यादा कुछ बिना फैलाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ए source of light is a point of disturbance from which energy propagates in all directions, ये चीज है। जैसे आप कोई पॉन्ड में एक पत्थर डालोगे, the pond where you drop the pebble, you will find the waves are generating from there and it is propagating in all directions। तो पानी में वेव तो दिखता है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल में कहा जाता है कि जहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, when it glows that gives as a point of disturbance, जहां से एनर्जी चारों तरफ जाने लगता है। ठीक है, अगर एनर्जी चारों तरफ जा रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे? हाउ द एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग, यू नो, बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। एक वेव कैसे प्रोपेगेट करता है? वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे मान लो कि एक पॉन्ड में आप अगर यहाँ पे कोई एक पत्थर डाल देते हो, so that will create a vibration in this particle, that will create a vibration in this particle, that will create a vibration in this particle, and that way the energy is propagating। ये जो पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसको ये नहीं दिया है, डायरेक्टली इससे नहीं मिला है, इससे मिला है। इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, आगे वाले के लिए प्रीसीडिंग वाले सोर्स है, एंड लाइक दैट। तो जब यहां से आप डिस्टर्बेंस क्रिएट किए तो एनर्जी इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, चारों तरफ गया। जब ये पार्टिकल हिलना डुलना शुरू किया, तब ये पार्टिकल भी हिलना डुलना शुरू किया, तब ये पार्टिकल भी हिलना डुलना शुरू किया। तो हम कहेंगे ये जो सारे पार्टिकल हम अभी दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल्स, these particles are starting vibration, these particles are starting vibration simultaneously। So you say these particles are in same phase, वो एक साथ हिलना डुलना शुरू किए। जब ये चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू किया। और अगर ये होमोजेनियस मीडियम है तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल यहाँ से जितना दूर पे होगा, ये भी उतने ही दूर पे होगा, ये भी उतने ही दूर पे होगा, सब बराबर डिस्टेंस पे होगा। सो द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। द लोकस ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। सबसे इंपोर्टेंट, व्हाट इज ए वेव फ्रंट, 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? The locus of all particles vibrating in same phase is called
is called a wave front। ठीक है, तो वेव का फ्रंट मतलब मान लो कि यहां पर आप वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, यहां पर पार्टिकल हिलने लगा, ये हिलने लगा, ये हिलने लगा, तो अब वेव यहां तक आया है, दिस इज द फ्रंट ऑफ द वेव, यू कॉल इट ए वेव फ्रंट। फिर ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और आगे आगे जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट इज ए वेव फ्रंट? डेफिनेशन याद रखना, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। ठीक है, अब सोचिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो व्हाट विल बी द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, in a homogeneous आइसोट्रोपिक मीडियम, पहले भी मैं बता चुका हूं आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, द मीडियम व्हिच एग्जिबिटिंग ऑल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। इन ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम the wave fronts due to a point source आप बता सकते हो ये कौन से शेप के होंगे। सपोज यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, यहां से एनर्जी जाने लगा, तो जब ये होमोजेनियस मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम है, यहाँ पर एनर्जी जब आके यहाँ पे पहुंचा, मान लो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पे जब पहुंचा, इधर भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे पहुंचेगा, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, आगे भी 5, पीछे भी 5, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, हर तरफ बराबर डिस्टेंस जाएगा और ये सारा पार्टिकल एक साथ हिलने डुलने लगेंगे, वो सारे को जोड़ेंगे तो जो शेप बनेगा उसको वेव फ्रंट कहेंगे। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट? व्हाट शेप ऑफ द वेव फ्रंट क्या होगा? 3D में सोचो, इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ के जो ऑब्वियसली स्फेरिकल है ना, ऑब्वियसली स्फेरिकल। ये जब सिमिलरली जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तब ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। दिस इज आल्सो अनदर वेव फ्रंट, देयर विल बी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, सो द डिफरेंट वेव फ्रंट्स विल बी कंसेंट्रिक एंड स्फेरिकल। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे कि व्हेन in a homogeneous isotropic medium the wave fronts due to a point source are कैसे हैं ये? they are concentric spherical। ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। ड्यू टू ए लाइन सोर्स, ये कैसे होंगे बताओ? ड्यू टू ए लाइन सोर्स हाउ विल बी द वेव फ्रंट? अगर कोई लाइन सोर्स है तो जब ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये सबको जोड़ोगे, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, हाउ विल बी द शेप? सिलिंड्रिकल। एंड डिफरेंट वेव फ्रंट्स विल बी आल्सो सिलिंड्रिकल विद ए कॉमन एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे? द वेव फ्रंट्स आर कोएक्सियल सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स, द वेव फ्रंट्स आर coaxial cylindrical and due to a plane source of light। सोचो तो सपोज ये बोर्ड इटसेल्फ इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इसे एलईडी पैनल, अब ये पैनल का सारा व्हाइट लाइट में ग्लो करता है, इट बिहेव्स एज ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ लाइट और जो सोर्स का इंटेंसिटी हर जगह बराबर है। इसके चलते अब ये बोर्ड है, ये वाला पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा तब ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे द वेव फ्रंट इज ए प्लेन एंड डिफरेंट वेव फ्रंट्स विल बी पैरेलल प्लेन्स। सो हम कहेंगे एंड ड्यू टू ए प्लेन सोर्स ऑफ लाइट दे आर parallel planes। तो ये हमें समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की कुछ डेरिवेशन में ये हमें काम में लगेगा।
क्या बोला? ड्यू टू ए होमोजेनियस इन ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम the wave fronts due to a point source are concentric spherical. Due to a line source the wave fronts are coaxial cylindrical, and due to a plane source of light the wave fronts are parallel planes. ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इसके ऊपर क्वेश्चन से आता है, कंसीडर ए स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द टू एंड्स ऑफ ए डायमीटर। कोई एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट का ये कोई एक डायमीटर है, ये दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? क्या कहोगे फेज डिफरेंस? व्हाट इज फेज डिफरेंस? अरे वेव फ्रंट जीरो। यस, देखो वेव फ्रंट इटसेल्फ इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये सेम फेज में सब वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूं अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर से हाँ जी कर रहे हो। अगर लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज द वेव फ्रंट, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट? इट इज जीरो। ठीक है, तो क्योंकि आप मिस कर गए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा फेज डिफरेंस बिटवीन, ये बोर्ड में आता है, एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज जीरो। ये समझ में आया? तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, we go for next point number 4. Before I go for point number 4, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे here is a source। ये हाइजीन्स प्रिंसिपल जब भी आएगा आपको एक नीट डायग्राम करने की जरूरत है, करना पड़ेगा। You cannot skip it, करना जरूरी है। Suppose this is a source of light। इसके चलते डिफरेंट पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे हैं, और सपोज दिस इज व्हाट इज ए वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट, क्योंकि यहाँ के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे। बहुत सारे पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट किया तब ये भी वाइब्रेट किया, तब ये भी वाइब्रेट किया, ये सारा पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करना शुरू किए। जब ये सब एक साथ वाइब्रेट करना शुरू किए, अब क्या हो गया देखो, तो ये जो वेव फ्रंट है उसका शेप क्या होगा वो डिपेंड करता है प्राइमरी सोर्स के ऊपर। प्राइमरी सोर्स अगर लिनियर है तो ये सिलिंड्रिकल है, ये पॉइंट सोर्स है तो ये स्फेरिकल है, या फिर ये प्लेन सोर्स है तो दीज आर आल्सो पैरेलल प्लेन्स। लेकिन यहां पर जो एनर्जी यहां से निकलेगा, यहां से जो एनर्जी आगे निकलेगा, उसके लिए सोर्स कौन है? ये है। सो दीज पॉइंट्स आर सेकेंडरी सोर्सेस एंड पॉइंट सोर्सेस। ये जो पॉइंट सोर्सेस है, इसके चलते भी देखो क्या हो रहा है, इसके चलते भी ऐसा ऐसा वेवलेट्स बनने लगेंगे, बिकॉज दिस हैज स्टार्टेड नाउ गिविंग एज ए सोर्स। इसके चलते भी ऐसे ऐसे निकलने लगेंगे, यू विल फाइंड इंटरमीडिएट वेवलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या मिला आपको? आपको मिल रहा है कि इंटरमीडिएट वेवलेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां से आपको पता चला कि इंटरमीडिएट वेवलेट्स बनने लगे। सोचो, यहां से जो एनर्जी यहां से शुरू में निकला, फिर यहां पे पहुंचा, तो सिर्फ इधर नहीं जा रहा, इधर भी जा रहा है। लाइट इज नॉट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट गोज लाइक दिस। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड है और आप इसमें एक छोटा सा होल कर देते हो, यहां पर अगर कोई लाइट सोर्स है, ये वॉल पे आपको सिर्फ एक स्पॉट नहीं मिलेगा, you'll find some more region illuminated। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, इसका मतलब नहीं है कि you will get only a spot somewhere here, खाली यहाँ पे स्पॉट मिलेगा ऐसा नहीं है। The spot is not necessarily here। समझ में आ रहा है क्या? स्पॉट खाली यहाँ पे बनेगा ऐसा नहीं, उसके अड़ोस पड़ोस रीजन में भी क्या होगा? इल्यूमिनेशन मिलेगा। हो सकता है ब्राइट इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट मींस लाइट इज नॉट पासिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर पॉइंट में पहुंचने के बाद वो फिर से चारों तरफ जाना शुरू करता है, एनर्जी चारों तरफ जाना शुरू करता है। आर यू गेटिंग?
तो ये जो वेवरेचर को एस्टेब्लिश करेंगे, आगे आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इंटरफेरेंस वगैरह इसी कंसेप्ट पे आएगा। खैर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये कि जो हमारा जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के ऊपर जितने सारे पॉइंट हैं, ईच पॉइंट इज बिहेविंग एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और कैसा सोर्स? पॉइंट सोर्स। वेव फ्रंट में भी ये सिलिंड्रिकल, में भी स्फेरिकल, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी सोर्स। लेकिन जो वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट है, दैट बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स। तो वो इंटरमीडिएट वेवलेट्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट वेवलेट्स कौन से शेप के होंगे? दे हैव टू बी स्फेरिकल, क्योंकि ये पॉइंट सोर्सेस है। तो every point on the wavefront behave as a secondary point source of light and produce intermediate wavelets. This is what I wanted to say. हम लोग अभी पॉइंट नंबर 3 लिख चुके थे, we are going for point number 4. पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे? Every point on a wavefront, every point on a wavefront behaves as a secondary point source, secondary point source of light, secondary point source of light, and produce intermediate wavelets, जैसे बुक, छोटा बुकलेट नहीं, तो सिमिलरली वे छोटा वेवलेट, ठीक है। जैसे छोटा चौक को क्या बोलते हैं? चौक लिखते हैं ना हम लोग, छोटा चौक, चॉकलेट। ऐसा मत लगाना हर जगह, इंग्लिश का कोई माय बाप नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड produces intermediate wavelets. अच्छा, the intermediate wavelets are always कैसा शेप के होते हैं? स्फेरिकल, ठीक है। सेम पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे। द फॉरवर्डिंग एनवलप ऑफ द इंटरमीडिएट वेवलेट्स represent the secondary wavefront, ठीक है। क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो फॉरवर्डिंग एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवफ्रंट, थोड़ा लाइन टेढ़े हो रहे तो इसको थोड़ा सीधा कर देते। यस, गो बैक टू द फिगर। Each point on the primary wavefront behaves as the secondary source of light that is producing intermediate wavelets. फॉरवर्डिंग वेवलेट मतलब इस डायरेक्शन में, अगर मैं ये सारे को एनवलपिंग करते हुए एक टैंजेंट लेता हूँ, कॉमन टैंजेंट लेता हूँ, अगर ये सारे को मैं ऐसे जोड़ने की कोशिश करूंगा, द फॉरवर्डिंग एनवलप, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग अनदर वेवफ्रंट। कौन सा वेवफ्रंट कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। फिर इसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड द टर्शियरी वेवफ्रंट विल बी प्रोड्यूस्ड।
then ternary and so on. Different wave fronts will be produced like this. ऐसे करके ढेर सारे wave fronts बनने लगेंगे, ठीक है, ढेर सारे wave fronts बनने लगेंगे। तो ऐसा एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें लेवलिंग भी करना पड़ेगा। लिखेंगे इसमें कि ये है आपका प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। ये डायग्राम का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना सुंदर से बनाने के लिए, बहुत ही रेगुलरली आता है ये प्राइमरी सोर्स है। ये है प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। दूसरा हुआ ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, वन है प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। ओके, नाउ कम्स ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट। फिर आता है सेकेंडरी सोर्स। ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आपको लग रहा होगा ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, आगे आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम यूज करेंगे। सेकेंडरी सोर्स किसको कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स ये वाला हुआ, क्लियरली मार्क करना उसको, ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। फिर आ गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, मैं ध्यान रखूंगा कि इस टर्म की प्रिपरेशन में नोट्स आपको प्रॉपर्ली मिले ताकि आपकी काम में लगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट कौन सा हो गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया ये वाला, है ना। दिस इज व्हाट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट टर्म्स को समझ गए, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू द थ्योरी अगेन। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट निकल जाएंगे। लेट अस गो बैक। सी क्या देखे हाइजेंस प्रिंसिपल में, a source of light is a point of disturbance from which energy propagates in all directions. The locus of all particles vibrating in same phase is called a wave front. In a homogeneous isotropic medium, the wave fronts due to a point source are concentric spherical, due to a line source the wave fronts are coaxial cylindrical, and due to a plane source they are parallel planes. अच्छा, phase difference between any two points on a wave front is zero because it is the locus of all points vibrating in same phase. फिर हम क्या देखें? ये देखें कि every point on a wave front behaves as a secondary point source of light and produces intermediate wavelets. The intermediate wavelets are always spherical. Why? Because they are all point sources. ठीक है? Intermediate wavelets are spherical. अच्छा, the forwarding envelope of the intermediate wavelets represent the secondary wave front. And this way we'll continue with, and this way other wave fronts are formed. Thus other wave fronts are formed. आपको इसी मीनिंग को लिखना है, आप कैसे लिखते हो, कितना स्टेटमेंट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो ये हर एक को छोटे छोटे पॉइंट बना के 8-9 पॉइंट बना देते हैं, कोई सारे को क्लब करके 3 पॉइंट बना देते हैं। तो हर एक बुक में हाइजेंस प्रिंसिपल में जो चीजें लिखा हुआ है, यू नॉट गेट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आपको ये मीनिंग को लिखना है। अच्छा, वेव फ्रंट्स आर फ्रॉम अदर ऑफ वेव फ्रंट, ऐसे बनता है। एंड द लास्ट वन इज a line drawn from the primary source, a line drawn from the primary source, in a direction perpendicular to the wave fronts, is called a ray. How you define a ray of light?
रे ऑफ लाइट इज नॉट द पाथ ऑफ लाइट अलोंग व्हिच इट इज मूविंग। हम कहते हैं रे सीधा होता है तो लाइट गोज इन स्ट्रेट लाइन। रे क्या है? रे इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे मान लो ये हुआ, हर जगह देखो ये वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होते हुए जा रहा है, ये हुआ। दूसरा रे, समझ में आया क्या? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए रे। रे इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो यहां पर हाइजेंस प्रिंसिपल खत्म होता है। समझ में आया? अगर सारा चीज को समराइज करने की कोशिश करेंगे, ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच एनर्जी प्रोपेगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। Locus of all particles vibrating in the same phase is called wavefront. The wavefronts for a point source are spherical, for a line source cylindrical, for a plane source they are parallel planes. Every point on the wavefront behaves as a intermediate secondary source and produces intermediate wavelet. The forwarding envelope of the intermediate wavelets represents the secondary wavefront, and thus other wavefronts are formed. A line drawn from the primary source in a direction perpendicular to the wavefronts represents a ray. That's all. ये है टोटल चीज, इसको आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो समझा के। फाइन। तो जब भी आपको हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, और ये सारा चीज के साथ इतना लिखने के लिए 3 मार्क तक देते हैं लोग। कभी कभार इसके साथ और भी 2 बिट जोड़ा दिया जाता है 2 मार्क का, वो दोनों बिट हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे, just for the sake of a question, suppose हम कहेंगे कि इसे लेते हैं, a point source of light was kept at focus of a biconvex lens. ठीक है, focus of a biconvex lens. Draw the wavefronts. काफी पुराना सीबीएसई वालों का एक बार आया था। तो सोचिए कि ये है आपका एक कन्वेक्स लेंस। चलो मानते हैं कि ये उसका एक्सिस है, दी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, से दिस इज द पॉइंट सोर्स। ठीक है, यहां से लाइट निकल के जा रहा है। अब पूछा है, ये फोकस पे रखा है, दिस पॉइंट सोर्स इज एट दी फोकस, दिस पॉइंट इज द फोकस। पूछा है ड्रॉ दिए सोर्स के चलते ड्रॉ करो वेवफ्रंट्स को। हम तो जानते हैं कि वेवफ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेज। तो पहले आप सोचो कि यहां से जो रे निकल के जाएंगे वो कैसे जाएंगे। कोई रे ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। डिफरेंट रेज विल गो लाइक दिस, है ना। और आफ्टर दैट as they are at the focus, आपको मालूम है the rays will go parallel to the principal axis. The rays go like this, rays go like this, and you are able to see that the rays are going parallel to the principal axis. तो आपको वेवफ्रंट बनाना है। These are the rays you see. अगर ये सब रे है, जो आपका वेवफ्रंट है वो तो रे को परपेंडिकुलर होता है। Now it is very easy on your part to draw the wavefronts. इधर से पास करता हुआ वेवफ्रंट ऑब्वियसली ऐसा शेप का होगा, इधर से ऐसा शेप का होगा। These are the different wavefronts. और जब इधर पहुंचे तो you produce wavefronts like this, because the wavefronts are always normal to the direction of the rays. समझ में आ रहा है क्या? क्या वेवफ्रंट ड्रॉ करना आ गया आपको? कोई भी जगह को आपको रे डायग्राम मालूम है तो वेवफ्रंट आप ड्रॉ कर सकते हो। रे डायग्राम मालूम है तो आप वेवफ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हो। So the wavefronts are shown in this figure. ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरी किस्म की क्वेश्चन क्या होता है? पॉइंट सोर्स के लिए होमोजेनियस मीडियम में आपका जो बनता है क्या, वेवफ्रंट्स बनते हैं, वो स्फेरिकल बनते हैं। अगर मीडियम होमोजेनियस नहीं है तो
तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, सपोज व्हाट वी डू हियर, दिया है कि दिस इज व्हाट इज द सरफेस ऑफ वाटर। मान लेते हैं कि नीचे है पानी, ऊपर है एयर, एंड सपोजिंग यू हैव ए सोर्स ऑफ लाइट हेल्ड जस्ट अबोव द लेवल ऑफ वाटर। बोर्ड में नहीं आया, जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं उनको पूछा जा सकता है। तो यहां पर एक ऐसा रह गया सोर्स। अब सोचो कि इसमें मैं अब ये सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स बनाऊंगा, तो समझ में आ रहा है कि जब यहां से निकलता हुआ लाइट यहां पे आके पहुंचेगा, तब यहां पे भी पहुंचेगा, यहां पे भी पहुंचेगा, यहां पे भी पहुंचेगा, ये सारे जगह एक साथ पहुंचेगा। हाँ ठीक है, बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस। तो जब एयर में इतना डिस्टेंस जा रहा था तो वाटर में कम डिस्टेंस जाएगा। जब ये वाला पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंचेगा, तब ये वाला पार्टिकल के पास भी एनर्जी पहुंचेगा, है ना, ये पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंचेगा। दीज पार्टिकल्स आर नॉट दैट फार, जितना एयर में था उतना फार नहीं है। तो अब अगर ये सारा पार्टिकल को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं टू ड्रॉ द वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? The shape of the wave front is going to be something like this. Shape of the wave front is going to be something like this. Now it is no more spherical. Similarly, अगर आपको other wave fronts भी करना है तो again you go like this. You go like this. ठीक है? I hope you are able to follow the rules how to draw the wave fronts. ठीक है? चलिए, अगर आपको और थोड़ा बेहतर समझाना है, एक झलक देना है कि हाउ दिस वेव थ्योरी इज वर्किंग प्रॉपर्ली। सपोज हम कहेंगे एक रे इधर से आ रहा है, एक रे मान लो कि इधर से जा रहा है, ऐसा, ये रे, दिस इज ए रे नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। ओके, ये आया, हाँ एरो मार्क उल्टा दे दिया। अच्छा, जब वो रे इधर को आएगा तो यहां से निकलता हुआ एक नॉर्मल, यहां से निकलता हुआ एक नॉर्मल करोगे तो यू फाइंड, ये फिगर थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। सपोज हम कहेंगे यहां से एक नॉर्मल इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो सपोज दिस इज व्हाट इज ए नॉर्मल वी ड्रॉ हियर। ठीक है, अब यहां से एक नॉर्मल इसके ऊपर भी ड्रॉ करना है, कहीं भी ड्रॉ करो तो नॉर्मल नहीं होगा। यू सी, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इसको कहीं यहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? यहां पर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल होगा, इधर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या देख लो, अगर कोई रे ऐसे आ रहा है, वो ऐसे जा रहा है, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे कर रहा है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज, यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे, बट देन बिफोर दैट जस्ट हैव एन बेसिक आइडिया कि कैसा होता है। तो आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल, नॉट एज ए क्वेश्चन। आई से वेव फ्रंट्स ड्यू टू a point source held just on surface of water। तो ऐसा केस में हम लोग ये देख रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। वेल, हाइजीन प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया। अब हाइजीन बोले कि एक वेव है, एनर्जी चारों तरफ जाता है, तो बाकी के लोग जो पहले से इसको वेव नहीं मानते थे वो लोग झगड़ने लगे वर्दे से। अगर वेव है तो फिर वेरीफाई करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हम लोग जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज इजीली अंडरस्टूड बाय पार्टिकल थ्योरी। जैसे कोई अगर बॉल को फेंकते हैं, टकराता है तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ठीक है, तो आप कहोगे जितना एंगल में मारेगा उतना एंगल में जाएगा। सेम थिंग हैपेंस विद लाइट आल्सो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज अंडरस्टूड बाय द पार्टिकल नेचर। बोले कि वेव नेचर से समझाओ। अगर वेव है, कोई वेव आया, टकराया, एंड दैट वेव एनर्जी विल गो, क्योंकि वेव में तो पार्टिकल्स फिजिकली मूव नहीं करते, द एनर्जी प्रोपगेट्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन देयर ओन पोजीशन, एनर्जी प्रोपगेट्स। प्रूव करो कि एनर्जी भी ऐसा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की रूल को मान के जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेर ऑलरेडी देयर, तो हम अभी नहीं ये नहीं कहेंगे कि वी आर प्रूविंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विल से वी आर वेरीफाइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगर ये वेव प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर पाएंगे तो हम कहेंगे नॉट दैट लॉ इज करेक्ट, विल से द वेव कंसेप्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी, ये इंपोर्टेंट 2 मार्क वाला क्वेश्चन आ गया। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि आई टेक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करने वाला है। ठीक है, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करने वाला है। लेट मी ड्रॉ अदर 2 रेज। सपोज हम कहेंगे यहां से कोई लाइट रे ऐसे आया, ऐसे, ठीक है, आई कॉल दिस लाइट रे, and here is another light ray coming like this. I am taking 2 parallel rays of light, और मैं ये अश्यूम करके चलूंगा कि ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद दे आर गोइंग लाइक दिस। दिस इज 1 रे। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, प्रूव करना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिगर ड्रॉ किए यहाँ पे, और दूसरा वाला को भी ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा है। और ये सब फिगर को बढ़िया से स्केल यूज करके ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कर लेता हूं क्योंकि मैं गुड आर्टिस्ट हूं, है ना, तो तुम लोगों को बढ़िया से करना है। नाउ लेट अस सी, मैं ये सारे को पकड़ के जकड़ के ऐसा कर देता हूं। यस, नाउ यू सी देयर आर 2 रेज, 2 पैरेलल रेज। में नोट्स लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं, समझ लेने के बाद नोट्स लिखने में काफी आसान होता है। सपोज 2 रेज, रे 1 एंड रे 2 स्ट्राइक हियर एंड रिफ्लेक्ट। हमें प्रूव करना है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, पहले मैं कुछ करता हूं यहाँ पे, आई ड्रॉ सम वेव फ्रंट्स। मैं कुछ वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। आई टेक दिस एज ए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसा होता है भाई, नॉर्मल टू द रेज, ये एक वेव फ्रंट है। अच्छा, तो ये फिर एक दूसरा वेव फ्रंट है। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ सेवरल वेव फ्रंट्स ऑन इट, दीज आर डिफरेंट वेव फ्रंट्स। अच्छा, तो मैं यहां से पास करता हुआ एक वेव फ्रंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज आल्सो ए वेव फ्रंट। कैसा होता है वेव फ्रंट, नॉर्मल टू दी रेज, नॉर्मल टू दी रेज। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा, दैट विल बिहेव एज ए वेव फ्रंट, है कि नहीं। अच्छा, सिमिलरली मैं इधर भी एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकता हूं, ये है एक वेव फ्रंट, ठीक है, और हियर आर द अदर वेव फ्रंट्स, ऐसे करके दूसरे वेव फ्रंट यहां पर है, तीसरा वेव फ्रंट ऐसा है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, दोनों का काम हो जाएगा तो हम कहेंगे वी हैव डन द जॉब सक्सेसफुली। ठीक है, ये थोड़ा क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस। अब मैं लेता हूं यहां पे, ये हो गया हमारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो फिगर थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगा है, बट आई होप यू विल हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये इसमें मान लो कि ये एंगल दिया गया है आई, तो ठीक है, दूसरा एंगल विल बी आर। हमें प्रूफ करना है आई इक्वल टू आर, और ये पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल को कहता हूं आर, कोई तकलीफ नहीं। आई कॉल दिस पॉइंट इज आर। ये पैरेलल लाइन है ना, अगर ये आर हुआ तो ये आर हुआ। हमें प्रूफ करना है कि आई इज इक्वल टू आर है, ठीक है। मैं ए और बी 2 पॉइंट लेता हूं जहां से रेज आर रिफ्लेक्टिंग, द रेज आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए एंड बी। अब थोड़ा इसको थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अरे भैया तो क्यों इतना तंग कर रहा है, यस, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं। आई नेम देम एज एम एंड एन। क्या ये फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है? यस, फिगर क्लियरली दिख रहा है। मैं थोड़ा फिगर को और बड़ा कर देता हूं, शायद ये आपको और क्लियरली दिखेगा। यस, तो क्या हुआ, आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स एम एंड एन। ये एक वेव फ्रंट है, क्या मतलब हुआ,
All points on this wavefront are vibrating in same phase. ये पॉइंट सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. What is the phase difference between these two points? 0. ये दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 0. इसका मतलब A और M ये दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0 है कि नहीं? सिमिलरली B और N के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0 है. ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, इन दोनों के बीच में 0 है. अब इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस होगा. दे आर इन वन फेज, दे आर इन अदर फेज, बट इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है. समझ में आया? ठीक है. अब सोचो ये रे आया ऐसे, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे पहुंचा. जब ये रे नंबर 1 M से B तक पहुंचा, तब तक ये रे नंबर 2 A से N तक पहुंच गया था. यहां पे दोनों का फेज बराबर था. रे 1 रे 2, ध्यान से सुन लो, रे 1 रे 2 का फेज बराबर था. यहां पर दोनों का फेज बराबर है. मतलब यहां से यहां तक जाने में ये रे का फेज में जितना बदलाव आया है, ये रे का फेज में उतना ही बदलाव आया है. मतलब phase difference between the points M and B is same as phase difference between the points A and N. क्या समझ में आ रहा है? A और N के बीच में जितना फेज डिफरेंस है, B और M के बीच में उतना ही फेज डिफरेंस है. फेज डिफरेंस बराबर है तो पाथ डिफरेंस बराबर होगा. मतलब ये जितना रास्ता गया है, ये भी उतनी रास्ता गया है. अच्छा, मतलब BM जितना है, AN उतना ही है. You will say BM is equal to AN. समझ लो, फिर हम दोबारा डिटेल्स में लिख पाएंगे. BM is equal to AN. ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है. अगर ये समझ में आया तो सोचिए अब हमारा काम बन गया. थिंग्स आर सिंपल. आओ, ये जो एंगल I है, ये एक वेवफ्रंट है. AM is the wavefront. तो ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस I. ये एंगल 90 माइनस I हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज आल्सो I. सिमिलरली अगर ये एंगल R है तो ये हो जाएगा 90 माइनस R. तो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज R. समझ में आ रहा है क्या? अगर ये एंगल हो गया R तो सोचो ये AB है. AN को क्या लिखेंगे? AN को लिखेंगे, AN को लिखेंगे AB sin R. AB sin R. ANB ट्रायंगल को देखिए, ANB ट्रायंगल को देखिए, ANB ट्रायंगल को देखिए. AB sin R, AB cos R होगा BN, AB sin R होगा AN. तो इट इज AB sin R. BM क्या है? BM ध्यान से देखो, इन टर्म्स ऑफ AB बताओ. AB BM चाहिए मुझे, ये लेंथ AB sin I हो रहा है क्या? AM, अच्छा BM, सॉरी BM, ये लेंथ चाहिए BM क्या होगा? इट विल बी AB sin I. बढ़िया है, लोगों को दिखने लगा. ये AB दोनों तरफ से गए, मिला sin I इज इक्वल टू sin R. मतलब I इज इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई हो गया. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इतना सारा चीज करने के लिए 2 मिनट मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे, ओनली 2 मार्क्स. वो क्या करते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल, उसके साथ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सब मिला के 6-7 मार्क का कर लेते हैं. कभी कभार हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं पूछते हैं, खाली ये दोनों पूछ लेते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मिला के 4 मार्क का पूछ लेते हैं. वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल. तो आपको प्रिंसिपल नहीं लिखना, ये लिखना है. समझ में आया? तो लेट अस प्रोसीड एंड राइट. हम लोग ये फिगर को बना चुके हैं बढ़िया से. अब इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे. मेरे ख्याल से फिगर और भी बढ़िया हो सकता था. एनीवे हो गया तो हो गया. ठीक है, आप लोग कोशिश कर लेना फिगर को देख के. मैं यहाँ से कुछ चीजों को मिटा दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा. ये भगा दूंगा, ये भगा दूंगा, तो एंगल वगैरह निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा. ठीक, चलिए लिखते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट अस प्रोसीड. अब ये पूरा का पूरा चीजों को लिखेंगे.
let us consider two parallel rays reflecting from A and B as shown लिख देने से बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, 2 मार्क के कितना घिसेंगे, है ना, ठीक है, as shown। तो 2 पैरेलल रे रिफ्लेक्ट करें ए एंड बी से, ठीक है, 2 पैरेलल रिफ्लेक्ट करके ए बी से। ए एम एंड बी एन आर 2 wavefronts। ए एम and Bn are 2 wavefronts कैसे ड्रॉ किए? ड्रॉन नॉर्मल टू द रेज और परपेंडिकुलर टू द रेज, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी रेज। अच्छा, ये बात भी समझ में आया। ए एम एंड बी एन आर 2 wavefronts drawn perpendicular to the rays, drawn perpendicular to the rays, ठीक है। ठीक, अब और क्या किया गया है? अब देखो, particles at A and B, the points A and B are at same phase, points B and N are also at same phase, ठीक है। तो लिखते हैं the points A and M are at phase phi 1, ऐसे लिख देने से समझने के लिए आसान होगा। and the points B and N are at phase phi 2, ठीक। ये दोनों phi 2 फेज में, ये phi 2 में, ये phi 2 में, ये phi 1 में, ये phi 1 में। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड N क्या हो जाएगा? phi 1 माइनस phi 2। फेज डिफरेंस बिटवीन M एंड B इस क्या होगा? phi 1 माइनस phi 2। तो क्या लिखेंगे इसमें? फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड कौन? A और N, N is equal to phi 1 minus phi 2। फेज डिफरेंस बिटवीन B and M और M and B, M and B is also phi 1 minus phi 2। So delta phi between A and N is equal to delta phi between B and N। So delta x आपको मालूम ही होता है, it is lambda by 2 pi into delta phi, ऐसा होता है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों का डेल्टा फाई बराबर हुआ तो आप कहोगे पक्का कि दोनों का डेल्टा x भी बराबर है, डेल्टा x इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। दोनों का डेल्टा x भी बराबर है। इसका मतलब हुआ पाथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and N must be equal to path difference between the points B N। क्या यहाँ तक की चीजें सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? Yes. 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 Yes, sir. Now we go back to the triangle। 10, इसके बाद ये लिखना है 10
10 bm is equal to an, bm is equal to an, 10 bm is equal to an। ठीक है, बाकी एंगल वगैरह यहाँ पे दिखाना है, आपको लिखना है, तो आप कहोगे 10 AB sin I is equal to AB sin R implies angle I is equal to angle R, verified। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ये चीज को यहाँ से निकाल के मैं उधर ले लूंगा। तो ये सारा चीज हमें समझ में आ चुका है। तो ये सारा चीज को थोड़ा सा हम इसको सजा के एक पेज में रख देते हैं, तो इट विल बी इजी ऑन योर पार्ट टू अंडरस्टैंड। कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्वेश्चन है, पक्का आएगा बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तो 50 मार्क का टेस्ट होगा, वो भी ओनली वेव ऑप्टिक्स रहेगा, रे ऑप्टिक्स रहेगा, मतलब रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन। अक्सर बच्चे काफी डेरिवेशन को स्किप कर जाते थे कि बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन ये सब तो अभी आ जाएगा मेरे भैया। सारा डेरिवेशन आपको तैयार रखना है, ठीक है, तो सारा डेरिवेशन तैयार रखना है, डरने की कोई बात नहीं है। थिंग्स आर सो इजी, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये दोनों चीजों को यहाँ पे पेस्ट करना है लाके, यस। 10 10 10 10 10 ये आ गई चीज। थोड़ा सा आगे ये हो गई। अब देखो सारा कुछ आ गया आपकी जगह, अपनी जगह पे सब कुछ आ गए, यस। 10 bm इज इक्वल टू an, यहाँ पर bn लिख दिया हूं, bm शायद है, मैं देख लेता हूं एक बार। bn और am थोड़ा डेल्टा x बिटवीन a एंड n, हाँ, और b एंड m, राइट, b के साथ m, a एंड n, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए था am और b के साथ m लिखना चाहिए था, bm। ये समझ में आना जरूरी है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूं, bm। सो bm मस्ट बी इक्वल टू an। क्या ये सोच लूं कि सबको समझ में आ गया? हाँ, लेट अस गो फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, ये तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इवन आईटीजे एडवांस में भी आया है। विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन दिस, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, नाउ लेट अस सी वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वैसे ही कुछ करेंगे जैसे कर रहे थे हम लोग। ये ले लिए हम लोग, कोई एक ले लिए यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इस सरफेस पे दो बीम आके वो रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं लेता हूं, ये एक रे है, ठीक है, और ये कोई एक दूसरा रे है, ऐसा आया, द रेज हैव कम लाइक दिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर सकते हैं, यस। ये दोनों रे रिफ्रैक्ट करने के बाद सपोज किसी एक मीडियम में वो ऐसे जा रहे हैं, और ये दोनों रे रिफ्रैक्शन करने के बाद कुछ ऐसे जा रहे हैं, चलो मानते हैं कि ऐसे जा रहे हैं, दे आर गोइंग लाइक दिस। हमें प्रूव करना है क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है।
ये हो गई हमारी बात। चलिए कोशिश करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने की। पहले मैं इसको ले लेता हूं, आई टेक दिस टू रेज एंड कलर देम लाइक, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। द रेज आर गोइंग लाइक दिस। यस, ये जो रेज आए हैं ऐसे गए, ठीक है। अगेन आई शो दी वेव फ्रंट, देखो ये रे आ रहे हैं ऐसे और रिफ्रैक्शन करने के बाद ऐसे गए। हमें क्या प्रूफ करना है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो प्रूफ करना है पहले वो स्टेटमेंट मालूम है ना? क्या कोई बताएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अगर इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्रैक्टिंग एंगल आर है, ये μ1 है, ये μ2 है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? μ1 sin i इज इक्वल टू mu1 sin a is equals to mu2 sin r. μ2 sin r, ये मालूम है। मतलब बच्चे हमारे ठीक ठाक रेडी, कोई तकलीफ नहीं। अब हमें पता ये करना है कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई एक ले लेता हूं वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट है, तो वैसे हम दूसरे वेव फ्रंट भी ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट में भी हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। कैसा वेव फ्रंट रहेगा? ये भी ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल टू द रेज। यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी आल्सो नॉर्मल टू द रेज। वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द रेज। अच्छा, ये बात है। तो फिर यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग ए नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये केस में मैं बताना चाहता हूं कि ये एंगल हमारा आई है और ये एंगल हमारा आर है। हमें प्रूव करना है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। और अगर ये दोनों पॉइंट का नाम दे देते हैं a एंड b, तो फिर से मैं प्रूफ कर दूंगा, तो लिखने के लिए नोट्स अच्छा रहेगा। a एंड b, तो यहाँ पर जो मैं नॉर्मल ड्रॉ किया था कहाँ गया? नॉर्मल भाग गया, ये है नॉर्मल, आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। अच्छा, तो बी एन क्या था पहला केस में? ऐसे लिखने में आसान रहेगा, सिमिलर फिगर रहेगा, ए एम बी एन। अच्छा, बी एन प्रीवियस केस के साथ कंपैरिजन में लिखना चाहता हूं, तो आपकी नोट्स ज्यादा अलग अलग नहीं होंगे। ए एम एंड बी एन आर टू नॉर्मल टू दी रेज, मतलब दे आर द वेव फ्रंट्स। अगर वेव फ्रंट्स है, समझो अगर ये वेव फ्रंट है भैया, तो हम कहेंगे यहां पर ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, ये दोनों पार्टिकल भी सेम फेज में है। मान लो कि इन दोनों का फेज एंगल है φ1, इन दोनों का φ2, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? φ1 माइनस φ2। इन दोनों के बीच में φ1 माइनस φ2, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का बराबर होने का मतलब हुआ क्या? दोनों का पाथ डिफरेंस भी बराबर है। पाथ मतलब कौन सा पाथ? तो अब सारे कुछ एयर में चल रहा था, बताए थे जब किसी मीडियम के अंदर से लाइट जाता है, पाथ मतलब कौन सा पाथ लेते हैं? ऑप्टिकल पाथ। वी टेक द ऑप्टिकल पाथ। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्या ये पाथ डिफरेंस कितना होगा बता सकते हो? आप कहोगे bm into μ1। क्या आपको याद है ऑप्टिकल लेंथ क्या होता था? When a ray of light passes through a medium of length L, refractive index mu, effective optical length was mu into L। तो bm का ऑप्टिकल पाथ कितना है? μ1 bm। an का ऑप्टिकल पाथ कितना है? μ2 an। ओहो, ये बात है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बात है तो सोचो ये I है और ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 माइनस I है, और फिर ये एंगल हो जाएगा I। ये अगर R है, ये 90 माइनस R है, तो ये हो जाएगा R। तो आप क्या कहोगे? BM is AB sin I, μ1 AB sin I। अच्छा, AN कितना है? AN is AB sin R, AB sin R। बन गया ना आपका काम? देखो, μ1 sin I is equal to μ2। Is it understood? Law of refraction is verified। ये चीज को हम लोग अभी सिस्टमेटिकली लिखने वाले हैं, जैसे उसके लिए लिख रहे थे। फिगर देख के आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें लिखना है, क्या लिखना है? कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन A एंड N
मस्ट बी इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, एम एंड बी। इसी से तो ये सब चीजें आया। अच्छा, लिखते वक्त ए एन लिख दिया, इधर को एम बी लिख देते तो अच्छा रहता। ये मिटाओ एम एंड बी, और ये हो गया ए एन, क्योंकि इधर ए एन लिखा हूं। 10 10 10 10, ये चीज को बाद में कॉपी करके लेंगे। इससे आगे वाले की चीज लिखना है हमें, तो नाम तो दे दिए हैं, ए बी सब कुछ दे चुके हैं। आप अगर देखोगे तो मैं आपको बस आसान बनाने के लिए चीजों को जो मैं पहले लिखा हूं वही चीज को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां से सारा का सारा चीज कॉपी करके ले लूंगा, तो यू विल सी थिंग्स बिकम सिमिलर। आपको बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। सी हाउ आई एम डूइंग, रट्टा मारने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तो यस, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल रेज। रिफ्लेक्टिंग लिखा है, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिंग। Let us consider two parallel rays refracting। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि इतना स्क्वीज करके लिखा जाए, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, जगह नहीं होगा तो देखा जाएगा। हाँ, let us consider two parallel rays refracting at A and B। चलो इसको भगाते हैं। रिफ्रैक्टिंग एट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, एट ए एंड बी एज शोन, खत्म। AM and BN are two wavefronts drawn perpendicular to the rays। AM BN सही तो है, चेक कर लेते हैं। AM BN, हाँ समझ में आया, ठीक है। Are this let the points A and M are at phase phi1, the points B and N are at phase phi2। phase difference हो गया phi1 minus phi2, इसमें phase difference हो गया phi1 minus phi2, तो डेल्टा phi AM is equal to डेल्टा phi BM। इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, कोई लॉजिक नहीं क्यों ऐसे कर रहा हूं, मैं खाली सजा के लिखता हूं कि प्रीवियस वाले केस के साथ मैच कर जाएगा, है ना। अब आगे की कहानी जो हम लोग लिख चुके हैं, तो हम कहेंगे 10 10 10 10, ये क्या है, इसको उठाओ और डालो, और कॉपी। चलो, I'll write you in a different page for here। आगे आपकी क्वेश्चन और प्रूफ हो गया। 10 डेल्टा एक्स बी एम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एन, दैट इज म्यू वन बी एम इज इक्वल टू म्यू वन एन, है ना। तो फिर व्हाट इज डेल्टा एक्स, हो सकता है टीचर पूछेगा कहां से आ गया ये डेल्टा एक्स इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या था फॉर्मूला ऑप्टिकल पाथ का, म्यू इनटू एल, ठीक है ना। तो दैट इज नोन, सो इट इज डेल्टा एक्स एम बी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू बी एम, ये म्यू टू इंटू ए एन, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, इट इज म्यू इंटू एल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, ये म्यू इंटू बी एम, म्यू टू इंटू ए एन। तो लॉ इज वेरीफाइड। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको ठीक ठाक समझा पाया? यस। ये सारा मिलके एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी कभी कभार आ गया। तो यहाँ पे जो चीजें इनको मिटाते हैं, ये अदरवाइज दे विल क्रिएट कंफ्यूजन इन यू। चलो भाई साहब, आपने इधर भी कुछ चीजें लिखे थे, इनको भी भगाते हैं क्योंकि ये हमारा काम निकाल चुके हैं। यस, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम देखो, प्रोसेस देखो, फटाक फटाक से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा देख लेना। सारा कुछ लिख चुके हो, अभी खाली रिपीटेशन देखो कितना जल्दी समझ में आता है। ये दो रे आए, रिफ्लेक्ट करके ऐसे गए,
हमें प्रूव करना है I इज इक्वल टू R। मैं एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ AM is a wave front, when AM is a wave front means every point on this wave front vibrate in same phase। मान लो A का और M का दोनों का फेज एंगल ∅1 है। B and N is a wave front, B और N का फेज एंगल ये B और N का भी फेज एंगल मान लो ∅2 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हुआ ∅1 माइनस ∅2, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हुआ ∅1 माइनस ∅2। फेज डिफरेंस बिटवीन B and M is equal to फेज डिफरेंस बिटवीन A and M, so पाथ डिफरेंस बिटवीन B and M must be equal to पाथ डिफरेंस बिटवीन A and M। दोनों सेम मीडियम में हैं, तो हम कहेंगे क्या है, अगर आप कहोगे मीडियम म्यू है तो पाथ कितना हो गया, पाथ डिफरेंस म्यू इंटू BM इज इक्वल टू म्यू इंटू N, म्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो AN इज इक्वल टू BM, और वो हमारा प्रूफ हो गया कि ABM इज इक्वल टू N, तो AB sin I इक्वल AB sin R, I इक्वल टू R। दूसरे केस में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वेयर μ1 and μ2 they were different, here the same thing again, path difference between B and AM must be equal to path difference between A and N। path difference कितना हो जाएगा, μ1 into BM, यहाँ पर μ2 into N, BM is AB sin I और AN is AB sin R, so μ1 sin I is equal to μ2 sin R। वेरीफाई हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेरीफाई हो गया। अगर आपको समझ में आता है, मैं जेई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, मेरा एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बेचारा वो गलत कर दिया था, ही हैज गॉट समथिंग लाइक 1268 ऐसे कुछ रैंक आया था उसका IIT में, लेकिन वो गलत कर दिया था। मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन आया था, क्या दिया है कि ये कोई एक मीडियम है, ये मीडियम में μ1 है और ये μ2 है, मीडियम में ये है μ2 है, तो दिया है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 ऐसा दिया है, और दिया है कि यहाँ पे दो वेव फ्रंट ऐसे, दीज आर द टू वेव फ्रंट्स, ठीक है, ये दो वेव फ्रंट है, तो ये A डैश B डैश आर टू वेव फ्रंट्स। तो क्वेश्चन ऐसा दिया था, द टू वेव फ्रंट्स इन मीडियम μ1 are shown, the wave fronts in medium μ2 are, तो पूछा है, फिगर दिया था ये ऐसा है, ठीक है, तो B में ऐसा है, ठीक है, जस्ट मिनट, ऐसा है, C में दिया है, पूछा कैसा होगा वेव फ्रंट मीडियम 2 में, ठीक है, और ये ऐसा है, just see and tell what will be the shape of the wave front in medium 2। ABC कौन सा होगा, कोई कुछ बताया फिर मिस कर गया, कौन सा होगा, C। प्रीति साहू बोल रहा है C, देखो वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया है, C ही होगा। देखो कैसे होगा, पहले सोचते हैं कि हाउ इज द रे, डोंट लुक एट द वेव फ्रंट, लुक एट द रे मस्ट बी लाइक दिस। अब ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट मस्ट बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। अब जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो इसको नॉर्मल होके बनेंगे, तो दैट इज C। Are you getting? Answer will be C. The wave front has to be normal to the ray. फिगर में ये नहीं दिया था, तो रे ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। वो बेचारा उसको गड़बड़ करके आ गया था, वो ऐसे आएगा, बेंड करेगा ऐसे करके, ये वाला करके आ गया था, मेरे को याद है, बड़े रो रहा था आदमी, सर मैं क्या किया, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मिस्टेक कर दिया।
ही थॉट इट इज ए रे, नो इट इज ए वेव फ्रंट दिया है, रे कैसा होगा, उसको नॉर्मल होके होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। अब ये जो वेव थ्योरी हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल देखे, उसको यूज करके अब हम ऐसा कुछ प्रॉपर्टी को लाइट का देखने वाले हैं, लाइट का ऐसा कुछ प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं जिसको किसी भी दूसरे तरीके से विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, किसी भी दूसरे तरीके से, लाइक इंटरफेरेंस, लाइक पोलराइजेशन, ये सब चीजों को सिर्फ वेव नेचर से ही जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी रिफ्लेक्शन तो आप पार्टिकल नेचर से भी कर लिए, वेव नेचर से भी कर लिए, लेकिन ऐसा कुछ चीजें इनको सिर्फ वेव नेचर से करेंगे, ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको सिर्फ पार्टिकल नेचर से करेंगे, जैसे मूवमेंट ऑफ फोटॉन्स, स्ट्राइकिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको सिर्फ पार्टिकल नेचर से करेंगे, वेव नेचर से नहीं कर सकते। समझ में आया? तो लाइट कभी कभार वेव जैसे बिहेव करता है, कभी कभार पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। लाइट क्या है अभी तक उसका कुछ उसके बारे में डिटेल्स में कुछ मालूम नहीं है, एग्जैक्टली कोई जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।